नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RKT एकेडमी। दोस्तों, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं हमारे आज का सेशन, जिसको हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम आज रीड करेंगे आदिकाल को। दोस्तों, हिंदी का आदिकाल हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें से हम आज पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके नामकरण को लेकर डिस्कशन करेंगे। और अगले आने वाले पार्ट्स में हम इसके साहित्य और फेमस कवि और राइटर जो होंगे उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से बुलाया है, उनमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसे। जो आदिकाल का नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नाम। तो हम बाकी के जो नामकरण है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसे वीर गाथा काल का नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि एक बहुत ही फेमस आचार्य थे, बहुत ही फेमस राइटर थे। इनके बारे में अब आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बात करें दोस्तों चारण काल। चारण काल का जो नाम था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। और राम कुमार वर्मा ने भी इसे चारण काल का नाम ही दिया है। वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल का नाम दिया है दोस्तों। सिद्ध सामंत युग, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के बारे में दोस्तों हम आगे बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं। सिद्ध सामंत युग का नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। बीज वापन काल या बीज वपन काल, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया नाम है। आरंभिक काल, मिश्र बंधुओं ने नाम दिया था इसे आरंभिक काल का दोस्तों। आदिकाल ये हम पढ़ चुके हैं। आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे दिया है, जो कि सबसे सटीक नाम है आदिकाल के बारे में। अंकुर काल, शैलेंद्र पटेल ने इसे अंकुर काल का नाम दिया है दोस्तों। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जी ने इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम दिया है। विद्वान भी इसी नाम को अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये हम देख चुके दोस्तों, क्योंकि आदिकाल का जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया और अधिकतर विद्वान इससे सहमत है और इसे उपयोगी मानते हैं और इसे उपयुक्त मानते हैं। इस नाम को अधिक उपयुक्त मानते हैं। आदिकाल नाम ही अधिक योग्य है, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश काल का विकास ही है। क्योंकि साहित्य की दृष्टि से यह काल था जो अपभ्रंश भाषा थी दोस्तों, उसकी एक प्रवृत्ति थी, अपभ्रंश भाषा थी, जो उसका काल माना जाता था। क्योंकि इस वक्त अधिक जो रचनाएं थी वो अपभ्रंश भाषा में की जाती थी, इसलिए यह नाम उपयुक्त माना जाता है आदिकाल, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश काल का विकास ही है। पर भाषा की दृष्टि से यह परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा की सूचना देता है। पर भाषा की दृष्टि से यह परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा की सूचना देता है। जो परिनिष्ठित दोस्तों जो एक मानक अपभ्रंश भाषा है, उससे कई आगे बढ़कर यह भाषा की दृष्टि से सूचना देता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम दिया है, जो वो वीर गाथा काल नाम रखा है इस काल का। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, राज आश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमण पूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन करते हैं। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। दोस्तों, इस काल में जो अधिकतर कवि थे वो किसी न किसी राजा के राज आश्रित थे, यानी किसी न किसी राजा के दरबार में थे। तो वो अपने जो जिस राजा के दरबार में भी रहते थे, वे उसकी वीरता के किस्से या उसकी चरित्र के बारे में लिखकर अपनी प्रस्तुति पेश करते थे। इसलिए इस काल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, क्योंकि इस काल में वो अपनी जो भी आश्रयदाता था उसकी वीरता के किस्से लिखकर ही अपनी पुस्तक लिखा करते थे। यही इस रासो जो ग्रंथ है दोस्तों, जैसे परमाल रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, दो जो ये क्या है दोस्तों, ये अपने अपने जो भी लिखे हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई ने दोस्तों लिखा है, उसमें वो आश्रयदाता थे जो पृथ्वीराज चौहान के राजकाल में रहते थे। इसलिए उन्होंने जिस ये पृथ्वीराज रासो लिखा है, इसमें पूर्ण तरफ से पृथ्वीराज रासो की पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से बताए हैं, उनके जीवन से जो जुड़े हुए किस्से उनको बताया हमें अपनी इस रचना में। इसी प्रकार जो भी रासो ग्रंथ है, बिसल देव रासो, परमाल रासो या अन्य जो भी रासो ग्रंथ की कैटेगरी में आते हैं, उनमें यही वीरता पूर्ण किस्से बताए गए हैं।
जिस लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। इस धर्म में वे कारण बताते हैं। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक कथा ग्रंथों की प्रधानता रही। वही दोस्तों बात है कि इस काल में जो ग्रंथ लिखे जाते थे जिसमें प्रधानता वीरता की थी और वीर गाथात्मक पूर्ण ग्रंथ इस काल में लिखे गए। इसी कारण उन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मिश्र बंधुओं ने इस का जो समय है, इस काल का जो समय है वो 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के माना है और इसे प्रारंभिक काल का नाम दिया है। प्रारंभिक काल दोस्तों क्योंकि इस काल का ये हिंदी साहित्य का ये आरंभ था, इसलिए उन्होंने एक साधारण सा नाम दिया है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया है। यह सामान्य नाम है और दूसरी किसी प्रवृत्ति का आधार नहीं बनाया जा सकता। एक सामान्य सा नाम है दोस्तों, इसे किसी प्रवृत्ति का आधार नहीं बनता, क्योंकि जो जैसे कि हमने आगे पढ़ा है तो अपभ्रंश भाषा की प्रवृत्ति के कारण उसे आदिकाल का नाम दिया गया। और जैसे वीर गाथा काल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया वीर गाथा काल, क्योंकि उस वक्त में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो वीरतापूर्ण थे, इसलिए वीर गाथा काल दिया गया। इसी कारण यह किसी प्रवृत्ति का आधार नहीं बनाया जा सकता। यह एक साधारण नाम है, यानी कि प्रारंभिक काल एक साधारण नाम है, इसलिए ये सामान्य नाम है, यह मान्य नहीं है। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम बीजवपन काल रखा। इसका नाम योग्य नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम बीजवपन काल रखा। उनका यह नाम योग्य नहीं है क्योंकि साहित्य की प्रवृत्ति की दृष्टि से यह काल आदिकाल नहीं है। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं तक था। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।